वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 9th क्लास की राजनीतिक बुक है, उसका चैप्टर फर्स्ट है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र। आइए अपन देखते हैं लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क देके छोड़ा है क्योंकि आपके मन में एक सवाल उठे इसके प्रति कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। अब हम थोड़ा सा परिचय पे देखते हैं कि परिचय क्या कहता है हमसे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका परिचय जो भी शुरुआत में जो दिया होता है ना, समरी समरी तो नहीं बोल सकते हम, इसको जो भी इंट्रोडक्शन वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र क्या है, फिर क्वेश्चन है इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है ना। मतलब चैप्टर पूरा चैप्टर इन्हीं दो चीजों पे अराउंड चलेगा अपना पूरा चैप्टर ये वाला। ठीक है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। दोबारा से हम इस लाइन को पढ़ते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, ये कह रहा है कि यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने के न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। मतलब यहाँ पर इस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे ना, वो हमें ये ज्ञान देगा कि कोई भी सरकार लोकतांत्रिक तब होगी जब उसमें न्यूनतम कम से कम ये विशेषताएं तो होनी ही चाहिए। ये तय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। ओके, कर देंगे, नॉर्मल बात है। अध्ययन के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की वृहत परिभाषा पर आएंगे। ठीक है, हम और डिस्कवर करेंगे लोकतंत्र को। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों? कौन सी चीजें इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती हैं? ओके, क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर भी हम इन अध्याय के बाद में चर्चा करेंगे। तो ये है ना, ये वाला ये बाद में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। ये देखिए, दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है। आपको पता ही होगा कि भारत देश में पहले राजतंत्र था, फिर कंपनी का शासन भी आया, तो उनसे क्यों बेहतर है, ये चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिली। और वाकई में बेहतर है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से लिख दिया गया है कि इस बुक में कि ये नहीं, वाकई में 100% आज के युग में लोकतंत्र से बेहतर व्यवस्था कोई हो ही नहीं सकती। लोकतंत्र क्या है, पहला पैराग्राफ है अपना। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकार की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखे। तो ये पुरानी क्लास, अपनी पिछली क्लासों के बारे में बात कर रहे हैं। 7-8 के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। दो सरकारें होती है, एक तो लोकतांत्रिक सरकारें होती है, एक गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती है। अब यहाँ पर हम लोकतांत्रिक सरकारों को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भारत देश में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो इसलिए हमें ये लोकतांत्रिक सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब गैर लोकतांत्रिक सरकारें वो हैं जैसे हम मान के चलते हैं, जहां पर चीन है, चीन गैर लोकतांत्रिक सरकार है क्योंकि वहां पर एक ही पार्टी का शासन चलता है, चुनाव उनाव भी वो, मतलब हम अंतर कर पाएंगे कि चीन अपने आप को लोकतांत्रिक बताता है, पर हम इस पार्ट को, इस लेसन को पढ़ने के बाद हम उसमें क्लियर डिफेंस कर पाएंगे कि हाँ भाई, चीन जो कहता है वो गलत है, वो भी गैर लोकतांत्रिक श्रेणी में आता है। ठीक है। परिभाषा की जरूरत क्यों? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीकों को पसंद नहीं करती और बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंग दो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी चर्चा में भाग लेने लगी। मैडम, सॉरी, मेरी मेरी बोलती है, एक छात्रा है, वो पूछती है, मैडम, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतांत्रिक मतलब का जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई, अब क्या ऐसा ठीक नहीं है?
तो उसका एक सवाल है कि हमने पहले जान चुके हम पिछली कक्षाओं में हमने लोकतंत्र का मत जाना है कि भाई लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में जाना है। अब हम उसकी डेफिनेशन क्यों जान रहे हैं, ये उसका डाउट है कि हमें पहले डेफिनेशन जाननी चाहिए। हाँ, सबके मन में डाउट आना चाहिए कि यार कोई भी चीज़ है तो उसकी हमें पहले डेफिनेशन ही तो जानना चाहिए ना। हम उसके बारे में अगर कोई भी नई चीज़ होती तो हम उसकी पहली परिभाषा जानते हैं। तो मैडम है, मैडम क्या जवाब देती है सुनिए। तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? ऐसा नहीं करते? अभी देखना, क्या हम कलम, बरसात तथा प्रेम जैसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत ही स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। ठीक है, मतलब ये कहना चाहती है कि हम डेली लाइफ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी हम डेफिनेशन पूरी तरह से भी नहीं जानते, फिर भी हम उनका उपयोग करते हैं। तो ये बात उन्होंने बोली है। तो मेरी फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों? अब मेरी ने वापस क्वेश्चन किया है क्यों है। लिख दो मैडम। हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी, बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। अ, मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। बरसात की परिभाषा, तो हमें बरसात की परिभाषा, मान लीजिए कहीं बादल पड़ रहा है, अगर उसको भी बरसात कहें तो हम यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमें डेफिनेशन हमें एक पॉइंट देती है किसी भी चीज को सोचने की। क्योंकि बहुत सारी सरकारें है ना, वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है, पर रियलिटी में वो लोकतांत्रिक नहीं होती। आगे ये बात आएगी, ठीक है ना। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। तो कहती है भाई, यहाँ बहुत सारी सरकारें जो लोकतांत्रिक कहती है। अभी आप रूस को ले लीजिए, क्या रूस लोकतांत्रिक है प्रेजेंट टाइम में? बिल्कुल नहीं है। वहां पर पुतिन 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 ही पुतिन चल रहा है। पिछली बार भी पुतिन ही बना, इस बार भी पुतिन ही बना, और वहां तक उन्होंने एक एक्ट बनाया है कि पुतिन ही रहेंगे आने वाले सालों में। तो वो लोकतांत्रिक नहीं है, पर वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं। रबिया स्टूडेंट है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतांत्रिक। ये बड़ा ही फेमस कोट है अब्राहम लिंकन का। ये आप मान लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये सबसे लोगों के लिए ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, पेपर में बन सकता है इसका क्वेश्चन। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं। चलो एक बार वापिस आते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, थोड़ा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा नॉलेज गेन करते हैं आपकी। क्योंकि ये इतने से ही शब्दों में हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का महत्व बता देता है, इंपॉर्टेंस बता देता है। सरल सरल सी परिभाषा है कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। लोगों के लिए मतलब जो वहाँ के शासक हैं वो लोगों के लिए, प्रजा के लिए काम करें। लोगों की जो वो सरकार बनी है वो लोगों की ही हो, उन्हीं में से चुनी हुए हो। कोई ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हीं में से उनके द्वारा चुनी हुई और लोगों के द्वारा चलाने वाली व्यवस्था, ठीक है, जो उन लोगों ने चुनी है उनके द्वारा चलाने वाली व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि कोई ऊपर कोई सुप्रीम बेटा हो जो उन्हें संचालन कर रहा हो, समझे। जैसे अपन ब्रिटेन की बात करते हैं। अब ब्रिटेन है, एक मिनट रुकना आप। तो जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में क्राउन सिस्टम में, हाँ ब्रिटेन को आपने देखा ही होगा कि पर वहां पर लोग होता है, चुनाव होते हैं। अभी हमारे वो नाम याद नहीं आ रहा, भारतीय मूल वंश के ही बने थे पीएम। पर वहां पर क्राउन का सिस्टम है। अंतिम निर्णय अगर क्राउन चाहे तो उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, महारानी जिसे बोलते हैं, उनका निधन हाल ही में होता। वहां पर राजतंत्र है, पर वहां पर चुनाव भी होते हैं। दो दो व्यवस्थाएं चलती है, पर सुप्रीम तो कौन है? जो वहां पर जो अपन बोल सकते हैं ताज, या हम उसे राजतंत्र, क्राउन बोलते हैं। वहां के सिस्टम तो हिंदी में ताज हो जाता है वो।
अब हम आगे चलते हैं। मेघालय में हम स्वयं पर राज कर रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव की क्या जरूरत है। ओके, फिर मैडम बोलती है, मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है, मुझे भी ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक ये तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की ये सर्वोत्तम परिभाषा है। ठीक है, हमें हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि वो किसी बहुत नामी गिरामी आदमी के उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है, तो नामी गिरामी आदमी ने कहा, इसलिए हमें उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, या सभी लोग उसे सही मानते हैं। ठीक है योलंदा, मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की जरूरत क्या है? मैडम बोलती है, अब इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयुक्त तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, अर्थात समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटरिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इसे कंप्यूटर में शब्द का प्रयोग करता है। अब कंप्यूटर का प्रयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही है, शब्द वही है रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं। यहाँ पर एक समझाना चाहते हैं कि जो जिस समय वो शब्द बना होगा उस समय उसका अर्थ कोई और हो सकता है और प्रेजेंट टाइम में अर्थ कोई और हो सकता है। मैं भी कोई अपनी तरफ से एक एग्जांपल दूं तो आपने मेडिटेशन ध्यान शब्द सुना होगा। उस जमाने में ध्यान शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता था जो रियलिटी में ध्यान करते थे, पर आज ध्यान शब्द हम डेली लाइफ पे यूज करते हैं, जैसे ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से खाना खाना, हर चीज में हम उस शब्द को जोड़ देते थे, पर ये पहले नॉर्मल नहीं था। उस शब्द का एक रियलिटी में किसी न किसी ध्यान ध्यान में व्यक्ति ऐसे उपाधि की तरह यूज होता था वो शब्द, पर आज हम क्या बोलते हैं कि ध्यान से खाना करना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से सोना उठना बैठना, हमारे वो डेली लाइफ रूटीन में हो गया, उसका अर्थ ही बदल दिया हमने। मेरी मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर कुछ सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा करनी होगी। लिख दे मैडम, एकदम सही, इसलिए आओ अब हम यही काम कर डालें। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्या अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यही मत समझना कि ये वीडियो 9th क्लास के लिए है, बल्कि ये उन सभी के लिए जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि एनसीईआरटी है ना, बड़ी बड़ी कोचिंगों में कोई नहीं पढ़ाता ये बुक है, कह देते हैं कि खुद आके पढ़ लो। अब वो बच्चे जिन्होंने कमजोर हैं इस सब्जेक्ट में, होते नहीं है भैया, कोई मैथ में होता है, कोई इंग्लिश में होता है, और वो सबके समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि यार ये नहीं आती, नहीं आती समझ में, और वो जब पढ़ने बैठते हैं तो सोचते हैं कि क्या चल रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आप सब्सक्राइब करेंगे तो किसी दूसरे का भी भला होगा, क्योंकि रीच में दिखाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, शेयर करना मत भूलिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करें यार।